अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक इबरत असर जग बीती है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वो करप्ट ही नहीं, करप्ट तरीन था। रिश्वत, जुल्म, बदकारी, कोई ऐसा गुनाह नहीं था जिसका मुर्तकिब वो ना होता हो। जिस इलाके में उसकी नौकरी थी वहाँ के सब लोग उसके नाम और करतूतों से वाकिफ़ थे। जिस थाने में वो तैनात था वहाँ उसका राज चलता था। अफसराने बाला को उसकी हरकत के बारे में पता चलता रहता था और यहाँ से वहाँ तबादला भी होता रहता था, लेकिन उसके बदलने के कोई आसार न थे। फिर वो खुद भी यही चाहता था कि उसकी पोस्टिंग किसी दूर अफ्तादा इलाके में हो जहाँ कोई भी उसके सामने सर उठाने की जुर्रत न कर सके, और उसे यहाँ भेज दिया गया। ये इलाका निहायत पसमानदा था। वो शादीशुदा और 2 बेटियों का बाप था। इसके बावजूद वो हर औरत को एक ही नज़र से देखता। किसी की बेटी को बाप की नज़र से कतई नहीं देखता था। वो हर औरत को, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, गलीज निगाहों से ही देखता था। उसकी सीधी साधी बीवी और बूढ़ी माँ उसकी हदायत के लिए दुआएं ही करती रहती थी। हर शाम मगरिब के बाद वो यहाँ के छोटे से बाजार की तरफ निकलता। दुकानदार उसे देखकर अलर्ट हो जाते। फल, अनाज, कपड़ा, जिस चीज़ पर हाथ रखता दुकानदार खामोशी से लिफाफे में डालकर उसके साथी को पकड़ा देते। बहुत से लोग तो थाने में ही नजराने पहुंचा दिया करते थे। एक शाम वो हस्बे मामूल राउंड पर था। एक सिपाही उसके साथ था। अचानक उसकी नज़र सामने से आती एक जवान औरत पर पड़ी जो काली चादर वजूद के गिर्द लपेटे हुए थी। चेहरा खुला था। करीब आने पर तनवीर ने उसे देखा और हैरान रह गया। वो बेहद हसीन थी। काली चादर के अंदर उसका हसीन चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसका रंग ऐसे था जैसे मैदे में गुलाबी रंग मिल गया हो। तनवीर ने चादर के अंदर ही उसके वजूद के एक्सरे कर डाले और बेचैन हो गया। ये औरत इस इलाके की नहीं लगती थी, शायद नहीं आई थी, वरना ये कैसे हो सकता था कि इतनी हसीन औरत के बारे में इसे खबर ना हो। इस औरत के पीछे जाओ और इसके घर और इसके बारे में पता करो, उसने सिपाही से कहा। सिपाही उस औरत के पीछे रवाना हो गया। उस औरत के हुस्न ने तनवीर की नींद उड़ा दी थी। 2 दिन के इंतज़ार के बाद उस औरत के बारे में सारी मालूमात हासिल हो गई। वो औरत और उसका शोहर कुछ दिन पहले ही कराची से यहाँ आए थे। मामूली से किराए पर उसे एक कमरा मिल गया था, क्योंकि बाजार में एक होटल था। होटल के मालिक ने जब सुना कि वो कराची के होटल में बावर्ची रह चुका है और यहाँ नौकरी की तलाश में आया है, तो उसने निहायत मामूली तनख्वाह पर उसे रख लिया। सिपाही ने पता कर लिया था कि इनकी कोई औलाद नहीं है और वो होटल तनवीर के थाने की हदूद में ही आता था। सारी मालूमात हासिल करने के बाद तनवीर का शैतानी दिमाग उस औरत को हासिल करने की तरकीब सोचने लगा। वो हमेशा शिकार को घेरता था, फिर शिकार करता था। अब वो इस औरत को घेरने का सोच रहा था। 2 दिन बाद वो इस होटल की तरफ गया जहां उस औरत का शोहर वेटर था। उस लड़के का नाम जावेद था। तनवीर होटल पर पहुंचा तो होटल का मालिक उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। शाम का वक्त था। होटल में काफ़ी रश था। मालिक ने उसे काउंटर के नज़दीक वाले टेबल पर बिठाया और वेटर को आवाज़ दी, ओए जावेद, अपने सरजी आए हैं, इनके लिए अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। जावेद के नाम पर तनवीर ने मुड़कर देखा। उस औरत का शोहर इंतहाई कमज़ोर जिस्म और आम सी शक्लो सूरत वाला था। तनवीर को उस पर रश्क आ गया। अरे, कैसी कीमती औरत का शोहर है ये, बेरंग से चेहरे वाला, जबकि मेरी बीवी मोटी सांवली सी औरत जिसके वजूद से हर वक्त लहसुन प्याज की बू आती है। और सुनाए सरजी, क्या हाल है? होटल का मालिक खुशामद भरे अंदाज में बोल रहा था। इतनी देर में जावेद ने उसके सामने चाय का कप रख दिया। करीब से वो और भी आम सा आदमी लग रहा था। ये नया है क्या? जावेद के जाने के बाद तनवीर ने पूछा। जी सरजी, परदेसी है, ज़रूरतमंद भी है। घर वालों ने लड़ाई झगड़ा करके घर से निकाल दिया है, क्योंकि इसने पसंद की शादी की है ना। लड़की वाले भी दुश्मन हो रहे हैं,
اس لیے بیوی کو لے کر روزی کے لیے ادھر آ نکلا۔ کھانے بھی بناتا ہے اور بیرے کی کمی بھی پوری کرتا ہے۔ ہوٹل کا مالک تفصیل سے بتانے لگا، دیکھو آج کل بہت سختی ہے، دھماکوں کی وجہ سے باہر سے آئے کسی شخص کو بغیر تصدیق کے اور تھانے میں اطلاع دیے بغیر رکھنے والا بھی مجرم ہوگا۔ شناختی کارڈ ہے اس کا تمہارے پاس؟ ہوٹل کا مالک گھبرا گیا، سر وہ تو میں نے نہیں پوچھا، اب میں پوری تسلی کروں گا، آپ چائے تو پئیں، کہیں تو گھر کے لیے کھانا بھی پیک کرا دوں، یہ بہت لذیذ کھانا بھی بناتا ہے۔ ہاں کروا دو۔ تنویر نے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ اس کی نظریں جاوید پر جمی تھیں جو بڑی پھرتی سے ٹیبل صاف کر رہا تھا۔ چائے پی کر تنویر اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر کھڑے سپاہی کو پیک شدہ کھانا پکڑا دیا گیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ تنویر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر اس نے اس عورت کو گھیرنے کی ترکیب سوچ ہی لی تھی۔ ہوٹل کا مالک تھانے میں تنویر کے سامنے کھڑا تھا۔ سر جی کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ سپاہی اسے ابھی ابھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ ایک کام ہے جو تجھے کرنا ہے۔ جی سر جی حکم کریں۔ چلو بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا۔ تنویر آہستہ آواز میں اسے بتانے لگا۔ سب باتیں سننے کے بعد اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ مالک کو ذرا بھی یہ بات پسند نہ آئی تھی، مگر وہ تنویر کو جانتا تھا۔ انکار کی صورت میں اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا اسے معلوم تھا، اس لیے اس وقت تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور تھانے سے باہر آ گیا۔ مگر صرف 4 دن بعد ویٹر جاوید کو زبردستی تھانے لے آیا۔ جاوید بہت گھبرایا ہوا تھا اور لرز بھی رہا تھا۔ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ سر جی، ہوٹل کا مالک اب بولا، یہ پردیسی ہے، میں نے ترس کھا کر اسے نوکری دی تھی، مگر اس نے تو مجھے ہی ہاتھ دکھا دیا ہے۔ نہیں جی میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ وہ ویٹر گڑ گڑانے لگا۔ سر جی رات کو میں نے سارے دن کی آمدنی گن کر گلے میں رکھی تھی اور وہیں میری قیمتی گھڑی بھی پڑی تھی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے باتھ روم گیا تھا اور ایک دوسرا ویٹر قریب ہی موجود تھا۔ دوسرا پرانا اور اعتباری بندہ ہے، کئی بار میں اسے آزما چکا ہوں، یہی نیا ہے اور آج پہلی بار اسے موقع ملا ہے تو اس نے کام دکھا دیا۔ ہوٹل مالک کی بات سن کر تنویر جاوید کے قریب آیا تو وہ باقاعدہ رونے لگا۔ میں نے چوری نہیں کی صاحب جی۔ اس کا کمزور وجود کانپ رہا تھا۔ تم اسے ادھر چھوڑ جاؤ، میں اس سے ساری سچائی اگلوا لوں گا، مجھے بڑے طریقے آتے ہیں۔ ہوٹل کا مالک چلا گیا۔ اگلے 1 گھنٹے میں تنویر نے اسے اتنا ڈرا دیا کہ وہ زمین پر بیٹھا باقاعدہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ یہ ڈراؤ صرف لفظی تھا، یا تو ہوٹل مالک کا نقصان پورا کرو یا جیل میں رہنے کو تیار ہو جاؤ، ابھی معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، پرچہ کٹ گیا تو لمبے عرصے تک جیل میں سڑو گے۔ میں تو بہت غریب آدمی ہوں صاحب جی، میرے گھر میں کوئی قیمتی چیز بھی نہیں، میں کہاں سے جرمانہ بھروں؟ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد تنویر کے خیال کے عین مطابق جاوید کی بیوی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ گلابی رنگ کی پھولوں والی چادر میں سارا وجود چھپائے ہوئے پھر بھی حسن تھا کہ چھلکا پڑ رہا تھا۔ تنویر تو جیسے قربان ہونے کو تیار تھا، مگر ابھی مچھلی کانٹے کے قریب آئی تھی، کانٹے میں پھنسی نہیں تھی۔ بی بی، تمہارے شوہر نے تقریباً 50,000 کی چوری کی ہے، اس کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اب یہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ انسپیکٹر صاحب، وہ لڑکی عاجزی سے بولی، اس کی آواز بھی اسی کی طرح خوبصورت تھی۔ میرا خاوند بہت شریف آدمی ہے، یہ تو کسی سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا، آپ قرآن پر ہاتھ رکھوا کر قسم لے لیں اس سے۔ او بی بی، تھانے میں قرآن کو درمیان میں نہیں لایا جاتا، ہوٹل کا مالک نہیں مان رہا، وہ رپورٹ درج کرانے کو کہہ رہا ہے۔ وہ لڑکی منتیں کرنے لگی، ہاتھ جوڑ کر ترلے ڈال رہی تھی اور تنویر اسے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ صاحب جی، وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، کچھ کریں، میں آپ کا احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ اچھا اٹھو، ادھر کرسی پر بیٹھو۔ تنویر نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ یہ بتاؤ، گھر میں کوئی قیمتی چیز ہے جو بیچ کر کچھ پیسے ادا ہو جائیں؟ نہیں صاحب، ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بمشکل دال روٹی چل رہی ہے۔ اچھا، انسپیکٹر تنویر سوچنے کی اداکاری کرنے لگا۔ تم گھر جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ روتی ہوئی گھر چلی گئی۔ شام کے بعد تنویر اکیلا ہی جاوید کے گھر کی طرف چل پڑا۔
दरवाज़ा खोलते ही जावेद की बीवी की नज़र तनवीर पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। इंस्पेक्टर साहब, आप? मेरा शौहर जावेद तो ठीक है ना? वो बेकरारी से बोली। आज उसके बाल खुले थे और वो बारीक दुपट्टे में थी। तनवीर ने गहरी नज़र उसके सरापे पर डालते हुए कहा, बीबी अंदर तो आने दो, फिर बताता हूँ। वो लड़की पीछे हट गई। कमरे में 2 चारपाइयाँ थीं, एक कोने में खाने पीने के बर्तन थे। देखो बीबी, होटल का मालिक किसी सूरत रजामंद नहीं है, इसलिए अगर पर्चा कट गया तो लंबी सज़ा होगी। तुम्हारा शौहर फिर जेल में सड़ जाएगा। हाँ, अलबत्ता मैं चाहूँ तो कुछ कर सकता हूँ। होटल वाला मेरे आगे चूं नहीं कर सकता। औरत ने सर उठाकर उसे देखा, फिर सर झुका लिया। तुम अगर मेरे साथ ताउन करो तो जावेद पर से ये इल्ज़ाम हट सकता है। जावेद की बीवी ने फिर चौंक कर उसे देखा। औरत को अल्लाह ने बहुत ख़ास हिस्स दी हुई है, जिससे वो सामने वाले की आंखों में छुपी मोहब्बत, हविस, हकारत सब कुछ पहचान लेती है। चंद लम्हे तनवीर की आंखों में देखने के बाद उसने अपना सर झुका लिया। तनवीर मुस्कुराने लगा। मछली अब जाल में फंस गई थी। अब वो जितना भी तड़पती निकल नहीं सकती थी। पूरे 7 दिन तनवीर शाम होते ही जावेद के घर पहुंच जाता। हर बार अगले दिन जावेद को छोड़ने का वादा करता, उसकी बीवी को वादे से बहला देता। 7 दिन के बाद उसने जावेद को बुलाया। कमज़ोर सा जावेद जर्द हो रहा था, अगरचे उसे कोई सज़ा नहीं दी गई थी। खाना भी दिया जा रहा था, मगर हवालात का खौफ ही ऐसा था कि वो अधमुआ हो रहा था। चल भाई जावेद, तुझे माफ़ी मिल गई है। जावेद का चेहरा खिल गया। जाओ ज़रा मुंह धोकर आओ। सिपाही जावेद को साथ ले गया। थोड़ी देर बाद जावेद ज़रा अच्छी हालत में आया। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी रिहाई के लिए बड़ी कोशिश की है, मगर अब होटल का मालिक तुम्हें दोबारा नहीं रखेगा। कहीं और नौकरी तलाश कर लो, और मेरी मानो तो यहाँ से ही चले जाओ। जी साहब, बेहतर। अब मैं जाऊँ जी? वो लजाजत से बोला। अच्छा सुनो, इधर बैठो ज़रा। एक बात तो बताओ, ये तुम्हारी बीवी रिश्तेदारों में से है क्या? इतने दिनों से जो सवाल तनवीर को उलझन में डाल रहा था उसने पूछ ही लिया। नहीं जी, गैर ख़ानदान से है। क्यों सर? इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई तुम्हें भाई? क्या इसके वालिदैन अंधे थे या लड़की ख़राब थी जो तुम्हारे पल्ले बांधती? नहीं साहब जी, मेरी बीवी बड़ी नेक औरत है जी। अच्छा, तनवीर ने कहकहा लगाया। सच बता, ड्रामे ना कर। कहाँ से लाया है तू इसे? वरना मैं कराची पुलिस से भी पता करवा सकता हूँ। नहीं नहीं साहब, नहीं, हरगिज़ नहीं। वो रोने वाला हो गया। मेरी बीवी है जी, हमारा निकाह हुआ है उसी की रजामंदी से। वो मेरे साथ बहुत खुश है जी। देखो इधर तो ज़रा। तनवीर ने डांटा तो वो नज़रें चुराने लगा। तनवीर को यकीन हो गया कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। अब तो वो किसी सूरत ये बात जाने बगैर नहीं रह सकता था। देखो जावेद, जो भी सच है ना बता दो, वरना मैं जेल भेज दूंगा तुम्हें, और इस बार तुम्हारी बीवी भी नहीं बचा सकेगी। जावेद डर गया। साहब जी, असल में मैं निकम्मा था और चर्स भी पीता था। इसी वजह से होटल वाले ने मुझे कराची में नौकरी से निकाल दिया। इस गम में और ज़्यादा नशा करने लगा तो अब्बा ने मार मार कर घर से निकाल दिया। मैं समंदर की तरफ पुल पर आ गया। वहाँ से कूदकर खुदकुशी करना चाहता था। अब्बा ने बड़ी बेदर्दी से मुझे मारा था। वहाँ मैंने इस लड़की को देखा, वो भी ज़िंदगी से आजिज़ थी। घर वालों ने उसे भी ठोकरें खाने के लिए घर से निकाल दिया था। ये भी खुदकुशी करने आई थी कि मैंने उसे खुदकुशी से रोक लिया। हम दोनों रोते रहे, एक दूसरे को अपनी बप्ता सुनाई और फिर एक साथ रहने का फ़ैसला कर लिया। एक मस्जिद में निकाह किया और कराची शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, जहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। हमने एक दूसरे का दुख बांट लिया और लाहौर के लिए ट्रेन में बैठ गए। रास्ते में टीटी ने पकड़ लिया। उसने सिर्फ इतनी मेहरबानी की कि हम दोनों को इस स्टेशन पर उतार दिया। सामने होटल था, वहाँ काम मांगने गया तो उसने कराची छोड़कर इस छोटे से इलाके में आने की वजह पूछी, तो मैंने झूठ मूठ कह दिया कि लड़की के भाई से कारी कर रहे थे, इसलिए यहाँ आ गया कि छोटे इलाके में कोई ढूंढने नहीं आएगा। पर एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी को उसके घर वालों ने क्यों निकाला? साहब जी, ये राज है। उसने कसम दी है कभी किसी से जिक्र नहीं करूँगा। वो एक कसम के बच्चे,
سیدھی بات بتا ورنہ ابھی تیری چھترول کرواتا ہوں۔ جاوید چند لمحے اسی تذبذب کے عالم میں دیکھتا رہا۔ بول، تنویر نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ وہ جی، اسے ایک بار سخت بخار ہو گیا تھا تو کسی سرکاری ڈسپنسری سے کسی اور کی استعمال شدہ سرنج لگانے سے اسے ایڈز کی بیماری لگ گئی۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس بیچاری لڑکی پر بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اسی وجہ سے کہ ماں باپ نے نیک پارسا بیٹی پر بھی یقین نہیں کیا، گھر سے نکال دیا تو وہ اپنی زندگی ختم کرنے گئی تھی، تو وہاں میں نے اسے خودکشی کرنے سے روک دیا اور اس طرح ہم دونوں مل گئے۔ تنویر کے سر پر تو جیسے تھانے کی چھت گر پڑی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے جاوید کو دیکھ رہا تھا، زبان حلق میں چپک گئی، اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ جاوید سلام کر کے باہر نکل گیا اور انسپکٹر تنویر اسے روکنا چاہتا تھا مگر اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ اس انکشاف نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا کہ 7 راتیں وہ ایک ایڈز زدہ عورت کے ساتھ گزار چکا تھا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اپنے رتبے کا غلط استعمال کر کے کسی کی زندگی کو مشکل میں ڈالنا، پھر اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کی سزا ملتی ہے، ضرور ملتی ہے، اور انوکھے انداز سے ملتی ہے۔